बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से साइमा शहजाद एक बार फिर से हाज़िर है। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डिसेबल होते हैं लेकिन उसके सहारे ज़िंदगी गुजार देते हैं और कुछ भी ना करने का फ़ैसला कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं मनाते और ना ही इसकी वजह से अपनी लाइफ में कोई रुकावट पैदा होने देते हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होकर दिखाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट लिया के ज़ियाउर रहमान बाजवा से, जो कि वेल क्वालिफाइड हैं और ब्लाइंड हैं। इनकी फैमिली हिस्ट्री में है कि 30 साल के बाद जो है इनमें एक ब्लाइंडनेस की बीमारी आ जाती है। ये सब क्या मामला है, इन्हीं से जानेंगे। और अब ये अपनी लाइफ में कामयाब भी हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये चाहते हैं कि अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए वेलफेयर का काम किया जाए, उनको कोई फ़ायदा पहुंचाया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो किसी के मोहताज ना हों। तो आइए इनसे बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या अज़ाइम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ियाउर रहमान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत। ये बताइएगा कि आप ब्लाइंड हैं, मतलब अभी आपकी आई साइट कितने % है और आपको ये प्रॉब्लम कब से है? आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री में क्या बीमारी है कि जिसकी वजह से 30 साल की उम्र तक जो है वो नज़र आना बंद हो जाता है? मैडम, मेरी विजन 15 से 20% है और कुछ नज़र आता है स्क्रीन पे, कुछ ना कुछ मैं तस्वीर भी सही देख लेता हूँ तो कुछ नज़र आता है। और ये हमारी जेनेटिकल प्रॉब्लम है, रेटिना पिगमेंटोसा, जो कि मेरी 2 फुफ्फो और एक चाचू को पैदाइश पे तो नज़र बिल्कुल आलमोस्ट ठीक होती है, लेकिन ग्रेजुअली 25-30 साल तक जाके ये ख़त्म हो जाती है। तो 3 पेशेंट पहले थे और चौथा पेशेंट मैं हूँ। ये मेरी बैकग्राउंड है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आपने इस बीमारी के साथ साथ कैसे हासिल की एजुकेशन अपनी, उसको कैसे कंटिन्यू किया? मैम, मैंने एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ किया हुआ है और आगे मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। होपफुली मेरा इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। तो एजुकेशन मैम, पहले तो मैंने नॉर्मली सारे इदारों में पढ़ा हूँ, किसी स्पेशल स्कूल में नहीं गया। तो मैं 8वीं तक स्कूल जाता था, तो हमारा स्कूल जो है वो उसका डिस्टेंस घर से लेके स्कूल तक 8 किलोमीटर होता था। रेगिस्तानी पैदल चल के जाना और चल के आना। और फिर 8वीं से लेके 16वीं तक पीयू में मैंने मास्टर किया। 14वीं तक 6 साल की जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने 1.25 घंटा पैदल चलना, 9 किलोमीटर पैदल चल के जाना, फिर आगे बस के ऊपर लटक के 1.25 घंटा वो ट्रैवल करना डेली। यानी कि अगर फिर इतना ही आप वापस लगाएं तो 2.5-3 घंटे ट्रैवलिंग में डेली। और 6 साल इस तरह से मैंने लगा के, और 9 साल पहले 8वीं तक तालीम पे लगाए। इतनी मुश्किल से फिर मैंने ये तालीम हासिल किया। और डिसेबिलिटी के वाले से देखें तो मैं 8वीं के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया था। मैंने इसलिए कि नए स्कूल में गया और वहाँ पे स्कूल के गैलरी में थोड़ा अंधेरा होता था, और मैं जैसे ही इंटर होता तो किसी चीज़ से अगर टकरा गया तो बच्चे जो है ना वो हंसते थे, जिस वजह से मुझे बड़ा इंसल्ट अपनी तरह से फ़ील होती थी। तो मैं वहाँ पे छोड़ दिया स्कूल। फिर वालिदैन ने बहुत कहा कि आप स्कूल जाएं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ना नेक्स्ट। तो वजह यही थी। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की। 1 साल हमारा ज़िम्मेदार का भी काम है, तो उन्होंने वालिदैन ने खूब काम करवाया 1 साल। तो उसके बाद फिर मैंने टाइम पास करने के लिए फिर मैंने कहा कि मैंने आगे पढ़ना है। फिर एक और स्कूल जो खुला था जिसमें गैलरी नहीं थी, अंधेरा नहीं होता था, फिर मैंने वहाँ पे टाइम पास करने के लिए, काम से बचने के लिए फिर तालीम हासिल की। मैंने D.Com किया, फिर BA MA और आगे MPhil तक। अच्छा, स्टार्ट में ऐसे था कि आपको अंधेरे में नज़र नहीं आता था? जी जी। और उसके बाद कोई ऐसा टाइम आया कि जब आपने फ़ैसला किया हो कि नहीं, मैंने पढ़ना ही नहीं है, या लोगों के एटीट्यूड को देख के इस तरह से आपने फ़ैसला किया हो कि नहीं, मैंने अब आगे कंटिन्यू नहीं करना? बिल्कुल, 8वीं के बाद सिर्फ इसी वजह से कि मुझे खुद बच्चा था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी तरफ मेरा कसूर तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कानायत है। और ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सरप्राइजिंग होगी, व्यूज़ के लिए भी, कि मैं समझता हूँ कि ब्लाइंडनेस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये अल्लाह का फ़ैसला। एक तो हम इसके ऊपर रोएं धोएं फिर भी लाइफ ने आगे हम नहीं बेहतरीन अपनी ज़िंदगी को कर सकते, ये अल्लाह ताला की तरफ से अनायत है। तो 8वीं के बाद इसलिए आया था कि बच्चे हंसते थे, वो भी बच्चे थे, उनको भी इतना नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो 8वीं के बाद मैंने सोचा कि नेक्स्ट मैंने तालीम हासिल नहीं करनी। और मैं बहुत सारे लोग से क्वेश्चन करता था कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी। अखबार के ऊपर ब्लाइंड क्रिकेट की खबरें आती थी, तो मुझे नहीं बड़ा इश्तियाक होता था कि वो ब्लाइंड कहाँ पे हैं, कैसे मैं उन तक पहुँचूँ, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, बैरून मुल्क जाके वर्ल्ड कप भी जीत के आते हैं। तो मेरे कोई सोर्स नहीं था। फिर ग्रेजुएशन में मैं था तो एक ब्लाइंड प्रोफेसर, टोटली ब्लाइंड प्रोफेसर बाजवा फैमिली से वो आए, और जब लड़के ने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक ब्लाइंड, उनको पता चल गया था ब्लाइंड का बाद में, जो मेरे फेलोज़ थे, तो उन्होंने बताया कि एक प्रोफेसर साहब आए, छुट्टियां थी तब, और
फर्स्ट डे जब कॉलेज छुट्टियों के बाद ओपन हुआ तो वो उन्होंने बताया कि वो ब्लाइंड हैं। तो मैंने इतने क्वेश्चन उनको किए, मैंने 2 घंटे कॉल की, यार वो कैसे चलते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ के हैं। वो कहे मुझे इतना नहीं पता, मैंने पहले दिन गया, मुझे इतना इश्तियाक। फिर मैं उनके पास गया, मेरे वो घंटों में दोस्त बन गए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए, यार आप लोग कैसे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बताया कि तालीम हमारी फ़्री है। फिर कहाँ पे फ्री है, उन्होंने कहा जी तमाम यूनिवर्सिटी में। फिर मैं यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ मैं आके पढ़ा। तो सारे क्वेश्चन जो मेरे मतलब थे, जो लोगों के एटीट्यूड के मतलब थे, तो मुझे एक ऐसा राजदान मिला जिससे मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर लेता था। उससे पहले मैं दुनिया में किसी ब्लाइंड को नहीं जानता था, तो उससे फिर मुझे मोटिवेशन भी मिली। फिर मैंने जितनी मसाइल एटीट्यूड के हवाले से या लाइफ की बैरियर्स थे उसको बड़े अच्छे तरीके से फेस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा ये मानना है, और मैं बिलीव करें, मेरा ये मानना है कि लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ आँखों की ही नहीं, खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी और बड़ी शानदार बात है कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं बनाया, बल्कि इसको आपके अंदर जो जुस्तजू थी उसको लेकर आपने इसको ओवरकम किया और आज आपने अच्छी तालीम भी हासिल की और माशाल्लाह अच्छी जॉब पर भी सेटल है। दूसरों के लिए काम करने का जज्बा कैसे पैदा हुआ कि आप जैसे और भी लोग हैं उनको कैसे उनकी हेल्प कैसे की जाए, तो ये कब आपके दिल में ख्याल है? मैडम, मैं चूँकि थोड़ी सी एक्सपोजर मेरा कम था, शरारती नहीं था, ज़्यादा खेल में इस वजह से नहीं जाता था। अगरचे मैं कुछ साल नॉर्मल क्रिकेट खेलता, जैसे मुझे गेंद ही नज़र आती थी तो वो बच्चों को बड़ा होता था कि इसको नहीं खिलाना। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर कम और ज़्यादा घर में बैठ के सोचना ज़्यादा, तो उस पर मैं बहुत अर्ली एज में संजीदा हो गया था। तो मैंने जैसे 10th क्लास के बाद मैंने DCOM क्लास में गया, तो वहाँ से मुझे ये बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेके सोचता था कि लोगों की हेल्प की जाए। पैसा कमा के लोग क्या करते हैं, नाइंसाफ़ियाँ क्यों करते हैं, हराम माल क्यों कर, जबकि इसका एंड जब मैं सोचता था कि ये तो फौत हो जाने, इस दुनिया से चले जाने, तो लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं रातों को जागता था। इसलिए फिर मैंने सीरियसली पोइट्री स्टार्ट कर दी। बहुत सारी मेरी पोइट्री के किताब छपने वाली है, कॉलम मैंने लिखे। मुझे इतना ज़्यादा था कि मैं यकीन करें बागी हद तक पहुँच गया था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी स्ट्रक करके सारा का सारा इधर ही लगाऊंगा वेलफेयर के काम के ऊपर। एक बहुत जुनून, एक अंदर एक ऐसा लावा बन चुका था। तो फिर अल्लाह का करना ऐसे हो कि मैं PU में आया। यहाँ पे आखिरी साल में मैंने तहरीक चलाई, ब्लाइंड लोगों की नौकरियाँ नहीं मिलती थी। मैंने कॉलम लिखे। सबसे पहले मैंने चीफ जस्टिस से लेकर सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, तमाम गवर्नर्स को मैंने लेटर लिखे। मतलब उस तहरीक के बानी भी आप ही हैं? जी। तो फिर वो ऐसा हुआ, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने उसके ऊपर फ़ोन नंबर भी लिखे हुए थे, पाकिस्तान रोज़नामा पाकिस्तान में छपा और दुनिया न्यूज़ में वो छपा। फिर ऐसा होगा उस नंबर से मुझे चंद ब्लाइंड की कॉल आ गई। हम 30-35 लोग हो गए। मैंने अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर लोगों को, सुप्रीडेंट साहब को सेहत कामला दे, वो उन्होंने मुझे एक TV रूम दे दिया। उसके अंदर मैंने उनको सुलाया, अपनी जेब से नाश्ता किया, करवाया। फिर लोगों को सड़क पे लेके आया, हमने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट कामयाब ना हुआ। फिर 3 महीनों के बाद फिर किया, वो कामयाब हो गया और वहाँ पे जॉब मुझे भी मिली। फिर मैं वहाँ पे जाके पिछले 8 सालों से फोकल पर्सन की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ज़्यादा नबीना लोग और 200 से ज़्यादा डिसेबल लोग जो हैं लिया में, उनको नौकरियाँ लेके दी हैं और मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनी हुई हैं। वेलफेयर का काम वहाँ पर कर रहे हैं, लोगों को व्हील चेयर, चेक्स तकसीम करते हैं, उनकी नौकरियाँ इंश्योर करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से जितने मसाइल लोगों के होते हैं वो लाइज ऑन करवा के वहाँ से हासिल करवाते हैं। तो वो जो वेलफेयर का काम था वो सर चढ़ के बोला। लेकिन इसकी इतनी, मुझे लोगों को इस चीज़ की दुनियादारी की हवस होती है, मुझे इतनी इसकी हवस है, मैं समझता हूँ जितना भी खिदमत का काम कम, जितना भी कर लिया जाए वो कम है और कोई डिसेबिलिटी रुकावट नहीं है, ना मैं कभी समझा है। मैं चाहता हूँ, मेरा विज़न यही है कि एटलीस्ट इस बैकवर्ड एरिया में जहाँ कोई भी NGO काम नहीं करती, लिया में PWDs के लिए, उनके लिए इतना काम किया जाए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अच्छा, आपका क्या मोटिव है? चूँकि आप ये इनिशिएटिव तो आपने लिया है कि लोगों को काम पर लगाया जाए, उनकी हेल्प भी की जाए, या इस तरीके से उनकी हेल्प की जाए कि वो अपनी डिसेबिलिटी को जो है वो डिसेबिलिटी ना समझे। तो आपका क्या मोटिव है कि आप क्या करना चाहते हैं, उन लोगों की हेल्प कैसे करना चाहते हैं? मैडम, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। लोगों का यही, हम जो है ना सिम्पथी बेस अप्रोच पे चल रहे हैं। मॉडल है सिम्पथी बेस्ड। हम पेशेंट समझते हैं, लोगों को चेक्स देते हैं, माली इमदाद देते हैं। ये मछलियाँ पकड़ के देना डेवलपमेंट कंट्री में बड़ी गलत रीत है। मैं समझता हूँ इससे उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होती है, वो उनकी सलाहियतें जंग आलूद होती हैं। जब आपको कुछ करने का जज्बा नहीं होगा, आप करें आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वेलफेयर का बेहतरीन काम यह है, जहाँ तक पेशेंट है उसकी सपोर्ट आप करें, किसी को इलाज कराना है, किसी को व्हील चेयर लेके देनी है, बाकी जो कुछ कर सकते हैं
जैसे अगर 15% डिसेबल हैं तो उसमें 3% मल्टीपल है जो बेड रेस्ट पे, वो नहीं कुछ कर सकते। बाकी 10% जो है, 2% 3% जॉब चले कर रहे हैं। 8-9% जो हमारा डिसेबिलिटी का रेशियो है उनको काम पे लगाएं। मेरी अप्रोच ये है और होगी कि उनको आप कोई काम करवा के दें। चंद टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए ब्लाइंड भी केबल लगा सकते हैं, रेडी की जगह पे कॉर्डन ऑफ है मुकम्मल। इसी तरह से उनको स्किल दें, अपने काम सिखाएं, फिर वो काम करें। माटो ये है कि लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें, स्किल दें, सिखाएं, टेक्निक सिखाएं, वो अपने पाँव पे खड़ा हों, कल को किसी की तरफ हाथ ना फैलाएं बल्कि किसी को देने वाले वो बने। इससे उनकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफा होगा। और ये जो नेगेटिव नैरेटिव बना हुआ है ना कि ये ब्लाइंड या डिसेबल कुछ नहीं कर सकते, ये बेचारे हैं, अपाहज हैं, ये सारा जब वो अपनी मेहनत से कुछ करके सामने बनेंगे, कुछ करेंगे, फिर वो एक पॉजिटिव नैरेटिव बनेगा कि दे कैन डू एवरीथिंग, ये कुछ कर सकते हैं। फिर ये लोग कहेंगे कि ये हमसे मुख्तलिफ तो है लेकिन कमतर नहीं है। इस मंजिल के ऊपर जाने के लिए हमें अपनी अप्रोच को, गवर्नमेंट को भी चाहिए इस अप्रोच के ऊपर आए, और हमें भी एनजीओ सेक्टर में भी कि लोगों को हम इस तरफ लगाएं कि उनको कुछ ऐसा स्किल दिख सका, अपना काम दें ताकि वो करके अपनी पाँव पे खड़े हो सकें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा है कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अगर गवर्नमेंट, हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इसके ऊपर इनको साथ मिलता है, इनको सपोर्ट मिलती है, तो माशाल्लाह जो इनका विज़न है वो बहुत बड़ा है और इससे हमारा जो मुल्क है उसको बहुत तरक्की मिल सकती है। यहाँ पर अमूमन ऐसा होता है कि लोगों में कोई भी डिसेबिलिटी है या ब्लाइंड भी हैं, फ़िज़िकली ठीक भी हैं, तो वो भिखारी बन जाते हैं या ऐसी लाइफ गुजार देते हैं जिसमें वो ख़ुद इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो डिसेबिलिटी का जो एटीट्यूड है लोगों के अंदर वो कैसा है और लोग क्यों ऐसी ज़िंदगी गुजार देते हैं? मैडम, लोगों के अंदर देखें ना, ये चीज़ लोगों को जहनों में अवेयरनेस इस तरह से आनी है कि लोगों को आप अपने पाँव पे खड़ा करें। लोग कुछ कर सकेंगे तो लोगों के जहन बदलेंगे, वो लोगों के भी जो देखते हैं उनके भी जहन बदलेंगे। यार ये अच्छे वेल ड्रेस हैं, वेल एजुकेटेड हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे, खुद ब खुद लोगों का जहन बदलेंगे। और अभी स्टिल हम डिज़र्विंग फेस में, हमारी कम्युनिटी भी चल रही है, डिसेबल कम्युनिटी, और लोग भी इसी वजह से करते हैं कि वाकई हम जब कुछ कर नहीं रहे तो लोगों ने फिर इस तरह से नेगेटिव अप्रोच अपनानी है। तो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट अगर पॉजिटिव कंटेंट पे काम करे, हमें डिसेबल कम्युनिटी को काबिल बनाए, तो फिर लोगों की ये सोचें बेहतर हो जाएगी और बदल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस काम को आगे ले जाने के लिए यूट्यूब का चैनल भी बनाया हुआ है, ज़िया बाजवा व्लॉग के नाम से आप सर्च करें, और उसकी जितनी अर्निंग है मैंने वो सारी की सारी इंशाल्लाह इसी काम के ऊपर लगानी है कि लोगों की, डिसेबल कम्युनिटी के ख़ास तौर पे उनको आगे लाया जाए और उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। ज़ियाउल रहमान हमारे साथ मौजूद थे और इनकी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में आपने जाना। इनका एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर जाइए, उसको विज़िट कीजिए। जितना बड़ा इनका विजन है तो इनकी जो वीडियोज़ हैं वो क्या चीज़ होंगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनका जो चैनल का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ढेर सारी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।